सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें मंडे टू सैटरडे तक जो हम डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आप तक पहुंचाते हैं उसमें कवर किए गए टॉपिक से बनने वाले कुछ एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस यहाँ पे करवाते हैं, जिससे आपका ह्यूमन एरर कम हो सके और साथ ही साथ आप चेक कर सकें कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों का। उम्मीद करूँगा कि आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए या गलत हुए, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कैसे आपके प्रश्नों को अधिक से अधिक सही करने के लिए मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। आइए एक एक करके इन प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं, सिंकिंग फंड वह फंड है जिसमें लिए गए ऋण के भुगतान के लिए पैसा अलग करके रखा जाता है। दूसरा कथन है, 12वें वित्त आयोग द्वारा इस फंड की अनुशंसा के बाद वित्तीय वर्ष 1999-2000 में सर्वप्रथम इस फंड का निर्माण किया गया था। कथन तीसरा, राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए सिंकिंग फंड को कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड कहा जाता है, जिसका विनियमन आरबीआई एक्ट 1949 द्वारा किया जाता है। चौथा कथन, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड का प्रयोग केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जाता है। अब आपको उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन करना है। एक एक करके कथनों पर विचार कर लेते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि ये जो सिंकिंग फंड होता है इसका भुगतान ऋण के लिए पहले से ही कुछ पैसे निकाल के रखने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। वहीं जो दूसरा कथन ये गलत है। इस वजह से गलत है क्योंकि जो 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा थी 2005-10 के लिए थी, और यह जो फंड बन गया था 99 और जो है कि 2000 का जो वित्तीय वर्ष था उसी में बन गया था। तो 1999 और 2000 वाला यह तो पॉइंट सही है, लेकिन 12वें वित्त आयोग के बाद इसका निर्माण किया गया, यह गलत हो गया। तीसरा जो है कि यह राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए सिंकिंग फंड पर आरबीआई एक्ट 1949 जो है कि लागू होता है, अर्थात जो आरबीआई का जो रेगुलेशन होता है वो आरबीआई एक्ट 1949 का होता है, यह जो है गलत है। वो इस वजह से गलत है क्योंकि यह जो फंड होता है इसको मेंटेन जरूर आरबीआई करता है, लेकिन आरबीआई एक्ट 1949 जो कॉमर्शियल बैंक हैं, जो वाणिज्यिक बैंक हैं या जो बैंकिंग के क्षेत्र के सभी नियम लागू होते हैं, उसी प्रकार के नियम कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के नहीं होते, क्योंकि यह राज्य और साथ ही साथ आरबीआई का म्यूचुअल कंसर्न होता है। तो कुल मिलाकर हमारा जो दूसरा और तीसरा कथन था ये भी गलत हो गया। पहला कथन हमारा सही था। चौथा है, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड का प्रयोग केवल ऋण भुगतान के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सही कथन हमें चुनना है, तो पहला और चौथा कथन हमारा सही है, आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आरबीआई ने कोरोना वायरस के कारण राज्यों को ऋण भुगतान के लिए ऋण का 45% तक वित्त कंसोलिडेट सिंकिंग फंड से निकालने की अनुमति दी है, आपको पता होगा। दूसरा कथन, कंसोलिडेट सिंकिंग फंड में राज्यों द्वारा लिए गए ऋण का, यहां निर्णय की जगह ऋण कर लीजिएगा, तो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में राज्यों द्वारा लिए गए ऋण का 1 से लेकर 3% तक जमा किया जाता है। टाइपिंग एरर है, सुधार करके आपको पीडीएफ मिलेगा। आप ध्यान दीजिए 1 से 3% जमा किया जाता है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। तीसरा स्टेटमेंट है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश द्वारा क्रमशः सर्वाधिक वित्त फंड इस फंड में जमा किया गया है, अर्थात जो सबसे अधिक जमा करने वाले राज्य हैं क्रमशः महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं इस स्टेटमेंट के अनुसार। चौथा है, 23 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस फंड में 1.3 लाख करोड़ रुपए जमा किया गया है। अब आपको क्या करना है, फिर से सही कथनों का चयन करना है। एक एक करके कथनों पर विचार करते हैं। तो जो पहला कथन है वह आपका बिल्कुल सही है
कि इसमें जो है कि ये जो पैसा जमा किया गया था इस फंड में, कंसोलिडेट सिंकिंग फंड में, आरबीआई ने कहा है कि राज्यों को पैसे की जरूरत है, तो अपने ऋण का अगर उन्होंने इसमें पैसा जमा कर रखा है तो लगभग 45% तक पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है कि इस फंड में लगभग 1 से लेकर 3% तक ऋण का जमा कर किया जाता है समय समय पर। बिल्कुल सही है। लेकिन कथन तीसरा जो है गलत है। इसमें लिखा है, देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात, यह तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो क्रम आता है वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का आता है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का क्रम नहीं आता। तो इसकी वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। वहीं पर जो चौथा कथन है ये भी गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें हिस्सा ये नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि यह कह रहा है कि 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस फंड में 1.3 लाख करोड़ रुपए, तो इसमें राज्यों का योगदान है, केंद्र शासित प्रदेशों का नहीं। इस वजह से चौथा कथन भी गलत हो गया। तो हमारे जो सही कथन है, जो हमारा आंसर होगा वह होगा 1 और 2, आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। कथन प्रश्न तीसरा, मलेशिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह यहाँ के राजा हैं। राज्य के प्रमुख अर्थात राजा को यांग दी पार्टुंग एगोंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन है, दक्षिणी चीन सागर में स्थित मलेशिया सबाह, सारावाक और पश्चिमी मलेशिया द्वीप समूहों से मिलकर बना है, जिसमें पश्चिमी मलेशिया 40% तक और सबाह सारावाक का क्षेत्रफल 60% क्षेत्र में विस्तृत है। प्रश्न बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप करेंगे तो जरूर अच्छा कर पाएंगे। विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 42वां, तो वहीं जनसंख्या के अनुसार 43rd स्थान है किसका, मलेशिया का, यह कथन कह रहा है। चौथा है, मलेशिया में मलय, चीनी समुदाय, अरबी समुदाय और भारतीय जाति समूह के लोग निवास करते हैं। आपको इनमें से कौन सा कथन सही है यह डिसाइड करना है। तो यह डिसाइड करने के लिए आप कथनों पर एक एक करके विचार कर लेते हैं। तो वर्तमान में सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह यहाँ के राजा हैं, और यहाँ के राजा को, जैसे हमारे यहाँ राज्य के प्रमुख को राष्ट्रपति बोला जाता है, यहाँ पर यांग दी पार्टुन एगोंग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। वहीं साथ ही साथ ये जो क्षेत्रफल का है कि जो पश्चिमी मलेशिया है वह केवल 40% क्षेत्र पर विस्तृत है, लेकिन साबाह और सारावाक जो है कि 60% क्षेत्र पर विस्तृत है। बिल्कुल सही है। और इन्हीं सबसे मिलकर मलेशिया बना है, ये भी सही है। तो कथन दूसरा भी सही हुआ। तीसरा जो कथन है यह थोड़ा गलत है। इसमें लिखा है कि विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार इसका जो पोजीशन बताया गया है वह 42 बताया गया है, जबकि इसका जो स्थान है वह 66 है। अर्थात इसमें काफ़ी कम दिखाया गया है, बड़ा दिखाया गया लेकिन इतना बड़ा नहीं है। अगर आप इसको क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 66 पोजीशन दिखाया गया है, लेकिन हाँ जनसंख्या के अनुसार 43rd ये बिल्कुल सही है। तो अगर यहाँ 42 की जगह 66 होता तो सही होता। तो कुल मिलाकर कथन 3 क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा जो है कथन सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा डी 1 2 4, क्योंकि हमें क्या करना है, सही कथन चुनना है। तो तीसरा तो गलत हो गया, तो हमारा बचा हुआ आंसर क्या है, डी 1 2 4। चले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले देश ईरान, भारत, पाकिस्तान, चीन, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान हैं। दूसरा कथन, यहाँ की कुल जनसंख्या 3.55 करोड़ है, जिसमें पश्तून 42%, ताजिक 27%, हजारा 9%, उज्बेक 9% ये लोग रहते हैं। तीसरा, यहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी पश्तून हैं और हाई काउंसिल फॉर नेशनल काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ताजिक समुदाय के हैं। आपको पता होगा यहाँ हाल ही में गठबंधन की सरकार का निर्माण किया गया है, जिसमें अशरफ गनी एवं अब्दुल्ला दोनों इस सरकार में शामिल हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको जो है कि निम्नलिखित कथनों पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो चलिए एक एक करके हम इन कथनों का परीक्षण करते हैं। देखिए पहला जो कथन है कि इसके साथ सीमा साझा जो करने वाली जो बात है, इसमें ध्यान दीजिए कजाकिस्तान नहीं है, बाकी सभी देशों से के साथ इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है, लेकिन कजाकिस्तान नहीं है। तो पहला कथन गलत हो गया। बाकी सही है कि इसकी कुल जनसंख्या लगभग 3.55 करोड़ है। इसमें पश्तून 42% और ताजिक 27% और इनका परसेंटेज उज्बेक और हजारा का भी सही है। ये भी है कि अशरफ गनी अब्दुल्ला का ये जो पद दिया गया ये भी ठीक है। और अभी जो गठबंधन की सरकार बनी है इन दोनों ने मिलकर बनाया है। तो इस तरह से पहला कथन छोड़ के हमारा जो आंसर होगा वह होगा 2 3 4 और आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। सन 1968 में द सिविल डिफेंस एक्ट 1968 लाया गया था। दूसरा, नागरिक रक्षा गृह मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स के अधीन आता है। तीसरा कथन है, वर्तमान में भारत में जनसंख्या के अनुसार लगभग 14 लाख वॉलंटियर्स होने चाहिए, किंतु यह जनसंख्या 5 लाख से भी कम है। चौथा कथन है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा निकाले गए आवेदन में अरुणाचल प्रदेश को भारत से अलग बता देने के कारण यह चर्चा और विवाद में था। अब आपको क्या करना है, इसमें से असत्य कथन का चयन करना है और असत्य कथन का चयन जो है कि आपने कर लिया होगा। तो देखिए इसमें असत्य जो कथन है वह क्या है, केवल चौथा डी, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा निकाले गए आवेदन अरुणाचल प्रदेश को नहीं सिक्किम को जो है कि बाई मिस्टेक जो है कि जो अधिकारीगण थे उन्होंने पुराना जो है कि नियम जो था वह 1968 का उसको कॉपी कर लिया गया था। और वो आपको पता है सिक्किम जो भाग बना है वो 1975 में बना है, तो उन्होंने जो 1968 के जो है कि रेगुलेशन को कॉपी किया तो उसमें सिक्किम जो है कि भारत से अलग दिखाया गया था, तो उसी के कारण विवाद था। तो इस तरह से यह जो है कि 14 लाख होना चाहिए, 5 लाख से कम जनसंख्या है और यह जो है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत इस विभाग के अंतर्गत आता है, ये सब सही है। तो कुल मिलाकर जो है कि आपका जो आपका आंसर हुआ, केवल आपको क्या करना था, असत्य कथन चुनना था। तो असत्य कथन क्या है आपका, यह चौथा ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया झील के संदर्भ में अब फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सुपीरियर झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की यह झील है, आपको पता होगा। क्षेत्रफल के अनुसार कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, जो कीनिया, तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा देशों की सीमा से घिरी है। बहुत टफ प्रश्न है, अगर अच्छे से टॉपिक पर कमांड होगा तभी कर पाए, और यूपीएससी का नेचर ऐसे ही टफ प्रश्न की ओर बढ़ रहा है। विश्वत रेखा झील से होकर गुजरती है, इसके फलस्वरूप यह क्षेत्र जैव विविधता से धनी है। अगला स्टेटमेंट है, श्वेत नील इसी झील से निकलती है, जो नील नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या करना, असत्य कथन का क्या करना है, एक जो है कि इसका चयन करना है। तो असत्य कथन का चयन करने के लिए एक एक कथनों का पहले विचार कर लेते हैं कि देखिए यह सही बात है, सुपीरियर झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की सबसे बड़ी यह मीठे पानी की झील है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि क्षेत्रफल के अनुसार कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील के बाद विश्व की तीसरी बड़ी झील है, ये तो सही है। अर्थात अगर हम क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरी सबसे बड़ी झील साबित होती, लेकिन इसकी जो बाउंड्री कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से दिखाया गया यह सही नहीं है। कीनिया, तंजानिया और युगांडा के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। उसके बाद विश्वत रेखा इस झील से होकर गुजरती है, यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, भी सही है। श्वेत नील जो है कि श्वेत नील नदी इसी झील से निकलती है, भी सही है। जो नील नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ये कह सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो असत्य कथनों का आपको जो है कि चयन करना है, तो दूसरा कथन जो है कि असत्य हो रहा है, इसको ज़्यादा रखिएगा, यही आंसर आपका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नील नदी संकरे क्षेत्र से अर्थात नैरो क्षेत्र से प्रवाहित होती है, जिसके सहारे विश्व का सबसे बड़ा मरुद्यान विकसित हुआ है। ये थोड़ा सा पहला जो स्टेटमेंट है, टाइपिंग मिस्टेक से कुछ शब्द छूट गए, लेकिन मैं फिर से बता दूं, सुनिए थोड़ा सा। नील नदी जो कि सक्रिय क्षेत्र अर्थात नैरो क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जिसके सहारे विश्व का सबसे बड़ा मरुद्यान विकसित होता है। दूसरा कथन, नील नदी विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल सहारा के पूर्वी भाग से होकर बहती है। तीसरा कथन, नील नदी पर मिस्र में असवान बांध का निर्माण किया गया है, इस बांध का जल नासिर झील में एकत्रित होता है। चौथा है, नील नदी बेसिन केन्या, युगांडा, मिस्र, तंजानिया, सूडान, इथोपिया, रवांडा, बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक आदि क्षेत्रों में विस्तृत है। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है नदी बेसिन की, तो इस तरह से यह जो स्टेटमेंट है सही है। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है वह भी क्या है, आपका सही है। देख लिए एक एक करके हम विचार करते हैं। तो चौथा है कि नील नदी बेसिन इतने देशों में विस्तृत है, बिल्कुल सही है। और जो है कि इस पर जो असवान बांध बनाया गया है, इसका जल जिस झील में एकत्रित होता है उसका नाम नासिर झील है, ये भी सही है।
तीसरा, नील नदी विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल अर्थात सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से होकर बहती है। बिल्कुल सही है, सहारा मरुस्थल के ही कुछ छोटे छोटे उपभाग हैं उनसे होकर बहती है, बिल्कुल सही है। और चौथा, जो पहला स्टेटमेंट है कि नील नदी क्षेत्र जो है कि सक्रिय अर्थात नैरो एरिया से प्रवाहित होती है और जिसके सहारे विश्व का सबसे बड़ा मरुद्यान विकसित हुआ, ये भी सही है। अर्थात सभी कथन क्या हैं, सही है। तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कौन से विकल्प सही है? 1 2 3 4 चारों, अर्थात आपका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, उपरोक्त बिंदु पर विचार कीजिए तथा असत्य विकल्प का चयन कीजिए। करिए। नील नदी का उद्गम इथोपिया की उच्च भूमि में स्थित लेक टाना से होता है, जिस पर इथोपिया वर्ष 2011 से विश्व का सबसे बड़ा बांध ग्रैंड रेनेसा डैम का निर्माण कर रहा है। दूसरा, इस बांध से इथोपिया वर्ष भर जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, 6000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा और साथ ही साथ अपनी 65% आबादी और उद्योगों को यह ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर पाएगा और साथ ही साथ ऊर्जा का निर्यात करके राजस्व प्राप्त कर पाएगा। ये दूसरा कथन है। बहुत बड़े बड़े कथन है, लेकिन हाँ, टफ प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये प्रश्न हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। तीसरा, नील नदी श्वेत नील नदी सूडान के अर्थात नील नदी और श्वेत नील नदी सूडान के खार्तूम नामक स्थान पर मिलने के बाद नील नदी के नाम से प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। चौथा कथन है, इथोपिया द्वारा बांध निर्माण पर मिस्र और सूडान ने आपत्ति जताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पत्र लिखा है। तो देखिए, एक एक करके अगर हम कथनों पर विचार करें तो यह जो आपका है, नील नदी का उद्गम इथोपिया की उच्च भूमि में स्थित लेक टाना से होता है, जिस पर इथोपिया वर्ष 2011 से विश्व का सबसे बड़ा बांध नहीं बना रहा, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध ग्रैंड रेनेसा डैम बना रहा। ये बिल्कुल सही होता अगर इसमें विश्व की जगह अफ्रीका लिखा होता। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और बाकी उसके अलावा जितने स्टेटमेंट हैं वह क्या हैं, आपके जो है कि सही हैं। तो आपको चुनना था क्या है, असत्य कथन। तो ये आपको देखिए असत्य कथन का चयन करिए, ये आपका असत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं और वो है मेंगा चक्रवात से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति इंडोनेशिया के कोको द्वीप के समीप हुई, इसलिए इसका नाम इंडोनेशिया द्वारा एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन दिया गया। दूसरा कथन है, कोको द्वीप से दक्षिण की ओर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर्थ और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट के क्षेत्र में चक्रवात ने प्रभावित किया है। अर्थात जो पर्थ है और ऑस्ट्रेलियन वाइट वाला जो क्षेत्र है उसमें इस चक्रवात ने प्रभाव अपना दिखाया, यह कह रहा है स्टेटमेंट। तीसरा है, एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन का प्रभाव ट्रॉपिकल एरिया से बाहर 60 डिग्री अक्षांश तक होता है, इसलिए इन्हें मिड लैटिट्यूड साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। चौथा, मेंगा चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवातों की कैटेगरी में पहली कैटेगरी का था। मेंगा चक्रवात जो था वो ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवातों में से पहली कैटेगरी 1 वाला था, यह लिखा हुआ है। तो अब देखिए, आपको एक एक करके उपरोक्त में से क्या करना, असत्य कथन का चयन करना। एक एक करके हम असत्य कथन छांट लेते हैं इसमें से। इसकी उत्पत्ति इंडोनेशिया के कोको द्वीप के समीप हुई, इसलिए इसका नाम इंडोनेशिया द्वारा एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन दिया गया। नहीं, इसका नाम एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडोनेशिया द्वारा नहीं दिया गया था, मेंगा दिया गया था। लेकिन जब ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचते पहुंचते इसकी प्रकृति चेंज हो गई थी और यह एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसा बिहेव कर रहा था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने इसको एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम दिया है। इस तरह से क्या हो गया, पहला कथन हमारा गलत हो गया। दूसरा है, कोको द्वीप से दक्षिण जो पर्थ वाला क्षेत्र है और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट वाला जो क्षेत्र है, वाइट का मतलब होता है यहाँ पे, यह वाला वाइट नहीं होता है, वह खाड़ी वाला जो क्षेत्र होता है, गल्फ वे वाइट आपने सुना होगा, तो वाला तो ऑस्ट्रेलियन जो वाइट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका प्रभाव देखा गया था, ये बिल्कुल सही है। और एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन का प्रभाव जो होता है ट्रॉपिकल एरिया से बाहर 60 डिग्री तक हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। मेंगा चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवातों की कैटेगरी 1 में से शामिल था, ये बिल्कुल सही है। तो हमें असत्य कथन का चयन करना है, तो हमारा असत्य कथन होगा केवल 1। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त कथनों पर फिर से आपको क्या करना है, विचार करना है। और विचार, इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रायद्वीप और मलेशिया प्रायद्वीप के बीच 805 किलोमीटर लंबी मलक्का जल संधि हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। दूसरा कथन है, भारत कोको आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया अंडमान क्षेत्र में मिलिट्री बेस विकसित करेगा। अर्थात भारत कोको आइलैंड पर और ऑस्ट्रेलिया अंडमान क्षेत्र में मिलिट्री बेस विकसित करेगा, जिससे भारत की सुंडा और लोम्बोक
जल संधि तथा ऑस्ट्रेलिया की मलक्का जल संधि तक पहुंच बनेगी, जिससे निगरानी प्रणाली क्या होगी, मजबूत होगी। वहीं तीसरा है ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले समिट को वर्चुअल बायलैटरल समिट कहा जाता है। क्वेड समूह के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोकना भी है। उपरोक्त में से आपको असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। तो आई होप आपने उपरोक्त कथन में से असत्य कथन का चयन कर लिया होगा। तो कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन क्या है, सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और वह है क्वेड के सदस्य देशों में शामिल नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन कौन इसमें शामिल नहीं है। पहला है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। दूसरा है जो प्रश्न है वह है आपका अमेरिका, इंडोनेशिया, भारत, जो है कि ऑस्ट्रेलिया। अब ध्यान दीजिए, अमेरिका यहाँ पे शामिल नहीं है, तो आपको ध्यान दीजिए इसमें ऑस्ट्रेलिया जो आपका जो कथन हो जाएगा वह क्या होगा कि यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा हम लोग सही कर लेते हैं कि क्वेड के सदस्य देशों में शामिल है, ये रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बाकी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो शामिल सदस्य हैं उसको आपको चयन कर लेना है। तो इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये शामिल हैं। तो आपका जो पहला विकल्प है यही सही हो जाएगा। जब हम प्रश्न को यह कर लेंगे क्वेड के सदस्य देशों में कौन शामिल हैं, बाकी जो स्टेटमेंट है अलग अलग देशों का नाम लिखा गया, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो। आगे बढ़ते हैं, चीड़ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। चीड़ जो है एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों वनों में पाए जाने वाला पेड़ है, अर्थात जो उष्णकटिबंधीय पौधे हैं उसके अंतर्गत चीड़ आता है। यह कथन कह रहा है उत्तराखंड के 16% भाग पर इसके वनों का विस्तार है, जो आग लगने के दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। तीसरा है मार्च से जून के बीच कई टन पत्तियां इसकी गिरती हैं और जल्द सूख जाती हैं, जिसमें एक प्रकार का तेलीय पदार्थ पाया जाता है जो थोड़ी सी गर्मी से ही जलने लगता है। चौथा है इसमें गोंद जैसे पदार्थ रोजिन मिलता है, जिसका प्रयोग कई प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। तो अब आपको इसमें से क्या करना, असत्य कथन का चयन करना है। तो सबसे सिंपल है वह है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा नहीं है। आपको पता है यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्णकटिबंध से तात्पर्य उन क्षेत्रों से जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में मिलते हैं या जो है कि मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह जो आपका पहला स्टेटमेंट है यही क्या है, गलत है, बाकी सब सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड को राज्य बनाया गया, जिसे गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजन में विभाजित किया गया। उत्तराखंड उत्तर भारत का प्रमुख फॉरेस्ट कवर स्टेट है, जहां पर 71.5 वन क्षेत्र है। तीसरा कथन, वर्ष 2016 में आग लगने से 4538 हेक्टेयर जंगल जलकर साफ हो गया था और अभी जो आग लगी है वह 2000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के जंगल नष्ट हो गए। उपरोक्त में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि यह जो न्यूज़ थी यह फेक तरीके से फैलाई गई थी, लेकिन फिर भी अगर हम इस फेक न्यूज़ के में जो हमने टॉपिक कवर किया था उसके हिसाब से हमको बनाना है। तो ये तो चूंकि अभी भी विवाद बन रहा है, क्योंकि 10 से 12 न्यूज़पेपरों ने इसको छापा था, वो सब कह रहे हैं कि नहीं ये सही है, हमारे पास ऐसा डेटा है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक आध जो है कि अथॉरिटी ने कहा कि गलत है, तो अलग इशू है, लेकिन हमने जो टॉपिक कवर किया था उसके हिसाब से आपको बताना। उपरोक्त में से सही विकल्प का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो एक एक करके जो है कि हम इसमें से अगर सही विकल्प का चयन करें तो देख लेते हैं कि ठीक है, नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके इसको बनाया गया था और गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजन में इसको विभाजित किया गया, बिल्कुल सही है। स्टेट फॉरेस्ट स्टेट कवर जो है कि 71.5% है, बिल्कुल सही है। अब जो वर्ष यहाँ पर 2016 में जो आग लगी थी वह लगभग इसके वजह से 4538 हेक्टेयर जंगल साफ हो गया था, ये भी सही है। तो कुल मिला के सभी कथन सही हैं, तो आपका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन। आगे बढ़ते हैं, हांगकांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कोट का चयन कीजिए। कथन
हांगकांग देश दो सिस्टम के एक देश दो सिस्टम की व्यवस्था के अंतर्गत शासित होता है, जिसका अर्थ है अधिकांश विषय हांगकांग के पास होंगे और प्रमुख मुद्दे चीन के नियंत्रण में। कारण बताया गया है कि 1997 इस 1997 में जब इस पर से ब्रिटेन का अधिकार हटा तो इस व्यवस्था को स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिए, 1997 में जब ब्रिटेन का अधिकार इस पर से हटा तो इस व्यवस्था को स्थापित किया गया था, यह कहा जा रहा। अब आपको क्या करना है कि कथनों का चयन करना है और कथन और कारण के संदर्भ में ये प्रश्न है। पहला जो विकल्प है फिर से मैं पढ़ देता हूं ताकि आप एकदम कंफर्म। हांगकांग देश एक देश दो सिस्टम की व्यवस्था के अंतर्गत शासित होता है, जिसका अर्थ है अधिकांश विषय हांगकांग के पास होंगे और प्रमुख मुद्दे चीन के नियंत्रण में। कारण यह बताया जा रहा है कि 1997 में इस पर से जब ब्रिटेन का अधिकार हटा तो इस व्यवस्था को स्थापित किया गया था। अब देखिए, कथन जो है कि पहला विकल्प है कथन सही है, कारण नहीं। दूसरा, कथन एवं कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा, कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। चौथा जो विकल्प है आपके पास, कारण सही कथन गलत है, तो आपका आंसर होगा क्या है, वह सी, कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। क्योंकि ये सही बात है कि इसको लीज पर लिया गया था ब्रिटेन के द्वारा और उसके बाद जब जो है कि चीन को सौंपा गया तो एक देश दो सिस्टम की व्यवस्था को लागू किया गया था। हाल ही में हांगकांग के संदर्भ में लाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, करना है असत्य कथन। इससे हांगकांग की स्वायत्तता बहुत कम हो जाएगी। दो, इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है तो चीन की मुख्य भूमि पर उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद और चीन विरोधी गतिविधियों में को रोकना है। इसके वजह से यूएसए ने हांगकांग का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया है। चलिए, अब देखिए इसमें से आपको असत्य कथन चुनना है, तो इसका जो असत्य कथन है बी है, क्योंकि देखिए इसमें लिखा है कि चीन की कोई व्यक्ति अगर चीन विरोधी गतिविधियां करता है तो चीन की मुख्य भूमि अर्थात जो मेन चाइना है वहां पर मुकदमा चलाया। ऐसा नहीं है, कहा यह गया है कि यह जो कानून लाया गया है इसको हांगकांग की शासन व्यवस्था में शामिल किया जाएगा और वहीं पे केस चलाया जाएगा। तो असत्य कथन आपको यह मिल गया। एक प्रश्न और देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। 1998 से G7 G8 में परिवर्तित हो गया था। 46वीं इसकी जो बैठक थी वह यूएसए के कैंप डेविड में आयोजित होने वाली थी। अगला जो है 45वीं जो बैठक की मेजबानी यूके के द्वारा की गई थी। अब आपको क्या करना है, सही कथन के कूट का चयन करना। तो देखिए, पहली बात तो G7 की स्थापना 1965 में नहीं हुई थी, 1975 में हुई थी। दूसरा, 1998 में G7 G8 में परिवर्तित हो गया था रूस के मिलने से, बिल्कुल सही है। कैंप डेविड में 46 होने वाला था, बिल्कुल सही है। लेकिन जो 45 था ना, यह जो इसकी मेजबानी फ्रांस द्वारा की गई थी, यूके के द्वारा नहीं की गई थी। तो सही कूट का चयन करना है। तो देखिए, आपका जो पहला और जो है कि चौथा कथन है असत्य हो गया, तो आपका 2 और 3 जो ऑप्शन होंगे डी, ये क्या है आपका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा का प्रतिशत 40% तक करना चाहता है, यह इसके आईएनडीसी का भाग है। दूसरा कथन, अक्टूबर 2018 में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था। तीसरा है, यही सी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसके पहले चरण में एशिया क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। चौथा है, इसका विशेष फोकस जो है कि अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्र है। असत्य कथन का चयन करना है। तो अगर आप असत्य कथन का चयन करेंगे तो आपको पहला जो असत्य कथन मिलेगा वह क्या मिलेगा, बी केवल 4। अर्थात यह जो आपका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो विशेष फोकस है वह जो है कि विशेष फोकस अफ्रीका महाद्वीप नहीं है। सबसे पहले एशिया वाले क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता देते हुए उनको इसमें शामिल किया गया है और उसके बाद सेकेंड जो स्टेज होगा वह आपका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का, उसके तहत अफ्रीका को लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर असत्य कथन का चयन करना था, तो आपका सत्य कथन होगा केवल 4 और आंसर हो जाएगा आपका बी। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। जो टाइपिंग में मिस्टेक हुई है मैं उसको पीडीएफ को सही करवा के आपके लिए उपलब्ध करवाता हूँ। थैंक यू सो मच।